साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी पुलिस भर्ती 2024 की जो री एग्ज़ाम होनी है उसके महत्वपूर्ण भाग जो जीके जीएस है उसके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 5 वीडियोज आ चुकी हैं, अच्छी क्लासेस हैं, उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन की बात की जाएगी और गोलमेज सम्मेलन से कुछ पूर्व और कुछ बाद की जो गतिविधियां रहीं, जो राजनीतिक घटनाएं रहीं, उनकी बात इसमें की जाएंगी। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता क्यों किया गया, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी और इस समझौते में क्या हुआ, इसकी बात की जाएगी। इसके बाद गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी तैयार हो जाते हैं और गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। तो वहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात अंबेडकर द्वारा की जाती है और उस पर गांधी जी असहमत होते हैं और गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है। गांधी जी वापस लौटते हैं, उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण कथन भी कहे जाते हैं, उनकी बात की जाएगी। कम्युनल अवार्ड की बात की जाएगी जो कि प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उनके द्वारा घोषित किया गया। कथन एक बार फिर से महत्वपूर्ण होंगे। ये कथन कुछ घटनाएं जो राजनीतिक परिदृश्य थे, उनकी जो राजनीतिक घटनाएं थी, उन पर दिए गए वक्तव्य हैं विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा। तो उन कथनों की बात की जाएगी क्योंकि इन कथनों से बड़ा प्रश्न आता है। इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा आमरण अनशन किया गया था, उसकी बात की जाएगी, क्यों किया गया और इसका क्या परिणाम हुआ। हरिजन सेवक संघ की बात की जाएगी, बड़ा महत्वपूर्ण संघ था, किसने प्रारंभ किया और इसका पूर्व में नाम क्या था। पूना समझौता की बात की जाएगी, किसके द्वारा हुआ, क्यों हुआ, इसका क्या रिजल्ट रहा। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की बात की जाएगी, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, स्थापित किया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई, वो बात की जाएगी। 1947 में आम चुनाव हुए थे, इसमें कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाई और कहाँ कहाँ सरकार बना पाई, और जहाँ नहीं जीत पाई वहाँ किसने सरकारें बनाई, इसकी बात की जाएगी। इसके बाद भी आगे फिर क्या होता है कि त्रिपुरी का संकट आता है और सुभाष चंद्र बोस एक बार अध्यक्ष चुने गए थे 38 में, फिर 39 में भी चुने गए। महात्मा गांधी असहज हुए और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस से उनकी नहीं बनी, इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो देखिए, आपके काम की वीडियो निश्चित रूप से होने वाली है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ। 1929, 1930, 1931 और 1932। गांधी इरविन समझौता की बात की जाएगी तो 1931 सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह हुआ इसलिए था कि एक उस समय जिस समय यह समझौता हुआ, गांधी जी को जेल से रिहा किया गया सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए, और 26 जनवरी 1931 को 8 दौर की वार्ता हुई थी, उसके बाद ये समझौता हुआ। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार हो गई इस समझौते के बाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस तैयार हो गई। युद्धबंदी रिहा किए गए जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। इसके बाद बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी गई, जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो क्षेत्र थे, जो गांव थे। जनता लेकिन निराश रही क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी न दिए जाने की बात जनता की मांग थी, उस मांग पर कोई विचार ही नहीं किया गया। और ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी को इस पर अड़े रहना चाहिए था, तो शायद यह बात मान ली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये जो बिंदु देख रहे हैं, जो बिंदु वार, ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं,
ये जो बिंदु हैं, एक एक लाइन में कई कई चीज़ें हैं। अभी आप इसमें देखिए, एक प्रश्न एक है लेकिन उत्तर कितने हैं। देखिए पहला तो उत्तर एक ये हो गया। फिर आप देखिए कि क्यों रिहा किया गया, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए रिहा किया गया। कब किया गया, ये 3 हो गया। और देखिए ये सारे प्रश्न आते हैं, प्रश्न में ये पूछे जाते हैं 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, मतलब एक प्रश्न आप पढ़ रहे हैं उसमें 9 प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और उसके बाद आगे पूरी वीडियो देखिए। दूसरा प्रश्न है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी और कांग्रेस का कराची अधिवेशन। सबसे अंत में घटना जो होती है वो होती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तो इसका पूरा क्रम देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्रम में देखिएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 31 को होता है। भगत सिंह को फांसी होती है 23 मार्च। देखिए बड़ा क्लोज है समय। तो सबसे पहले 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को, फिर कांग्रेस का कराची अधिवेशन इसी बीच हो जाता है। कभी ये प्रश्न आ जाए तो 1929 से 31 मार्च को होता है 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 31 को होता है और पूना पैक्ट आ जाता है तो 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच होता है। तो इस तरह से ये उत्तर हैं, बहुत ध्यान से देखिए, ये कभी कभी बड़े क्लोज ऑप्शंस दे देते हैं। तीसरा प्रश्न है, गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा किसने कहा जब समझौता हो रहा था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सरोजिनी नायडू ने यह कहा था, 2 महात्मा, द 2 महात्माज। एलन कैंपबेल जॉनसन जो इरविन का जीवनीकार था, उसने क्या कहा था? समझौते में गांधी जी को मिलने वाले लाभ को क्या कहा था? सांत्वना पुरस्कार कहा था। प्रश्न आता है, कंसोलेशन प्राइज कहा था, ये याद रखिएगा। समझौते में मध्यस्थ की बात की जाएगी, ये प्रश्न आता है तो तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर थे। इन दोनों के प्रयासों से समझौता संपन्न हो पाया था। चौथा प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल सही उत्तर है। कराची अधिवेशन में वो हुए थे अध्यक्ष। गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति इसी में मिली। मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किसने किया? यह प्रश्न आता है। जवाहरलाल नेहरू ने कराची अधिवेशन में किया था। MN राय इसमें सहयोगी रहे थे उनके। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को प्रथम बार परिभाषित किया गया था इसी अधिवेशन में। नेक्स्ट, कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा, यह कथन किसने कहा? अभी हमने कहा था कथन महत्वपूर्ण है, ये सारे कथन हैं। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस सही उत्तर है। उन्होंने कहा था, जिन्होंने बाद में राष्ट्रपिता भी महात्मा गांधी को पहली बार कहा। सुभाष चंद्र बोस ने ये बात कही थी। गांधी जी उसी अधिवेशन में जब कुछ लोग विरोध कर रहे थे तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ये कराची अधिवेशन में कुछ लोग विरोध कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही थी। तो कथन बड़े महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षा में आते हैं। छठा प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यह प्रश्न कई बार आया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज, खासतौर से प्रथम और द्वितीय इन दोनों की बात करते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1929, 30, 31 और 32 में। तो पहला शुरुआत इसकी कब होती है? 1930 में गोलमेज सम्मेलन की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए इसकी 12 नवंबर तिथि है 1930 को, और 12 नवंबर से 19 जनवरी लंदन में, तीनों लंदन में हुए थे तो लंदन में ही होते थे। 19 जनवरी 1931 तक था। इसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा, सबकी का यही उद्देश्य था। और ये इनको अलग अलग सम्मेलनों के रूप में न देखा जाना चाहिए, बल्कि ये 3 पार्ट में, एक ही सम्मेलन 3 पार्ट में हुआ था, उद्देश्य एक ही था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी। 10 व 14 जून को 2 पार्ट में ये 2 भागों में यह कमीशन की रिपोर्ट आई थी।
राजनीतिक संगठनों द्वारा रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस के अधिकांश नेता जेल में थे उस समय और देश में निराशा का माहौल भी था। प्रतिभागी इसमें कौन थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस तो नहीं गई थी, इसके अलावा बाकी सब लोग गए थे। मुस्लिम लीग गई थी, हिंदू महासभा गए थे, दलित वर्ग से अंबेडकर गए थे, अंबेडकर जाते थे सब में, व्यापारी वर्ग थे, रजवाड़े थे, सभी थे, और कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई थी क्योंकि अधिकांश नेता जेल में थे। कांग्रेस को तैयार करने के लिए अंत में इसके बाद क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। उसके बाद वो तैयार होते हैं और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। 7वां प्रश्न है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, कांग्रेस ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रथम में वो गए नहीं थे, ज़्यादातर लोग जेल में थे। द्वितीय में गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके तहत वो गए। तृतीय में फिर नहीं गए। बी सही उत्तर था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। लंदन में सारे हुए थे। इसमें प्रतिभागी कांग्रेस थी और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी। ये याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि कौन कौन से लोग प्रतिभाग किए। हालांकि इसमें प्रतिभागियों में और लोग भी थे, लेकिन वो जैसे मदन मोहन मालवीय थे, सरोजिनी नायडू, ये सब गए थे, लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे। तो कांग्रेस की तरफ से केवल गांधी जी गए थे। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में ही आयोजित हुआ था। और इसमें प्रतिभागी क्या था? अन्य ने प्रतिभाग किया, लेकिन कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। तो कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है। 8वां प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? इस पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ध्यान रखिएगा, बहुत प्रश्न आते हैं। किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सविनय अवज्ञा आंदोलन, डोमिनियन स्टेट और सत्ता हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्या था ये? अंबेडकर ने दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की और गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसी गतिरोध के कारण सम्मेलन पूर्ण रूप से असफल हो गया। स्वदेश लौटे गांधी जी और उन्होंने एक विशेष उक्ति कही थी। यह प्रश्न आता है, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ऐसा गांधी जी ने स्वदेश लौट के ये बात कही थी। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। अब देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया? अब हमने बताया कि कांग्रेस की तरफ से पूछा जाएगा तो केवल महात्मा गांधी कहेंगे, लेकिन और भी लोग गए थे, इसलिए इस प्रश्न में देखिए कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। आप एकदम क्लियर रहिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं गए थे। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। बाकी लोग गए थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से केवल महात्मा गांधी थे। अबुल कलाम आज़ाद नहीं गए थे, भाग ही नहीं लिए थे, लेकिन गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए थे और उनके साथ महादेव देसाई, प्यारेलाल, देवदास गांधी और मीराबेन उनके साथ गए थे, भाग नहीं लिए थे वहाँ। लेकिन मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू भी सम्मेलन में भाग लिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से नहीं। गांधी जी, ये दो प्रश्न और आते हैं। गांधी जी किस जहाज़ से गए थे वहाँ? तो SS राजपूताना नामक जहाज़ से गए थे। कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ये दोनों याद रखें। 10वां प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? ये प्रश्न देखिए खूब आया है। महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय। आप समझ गए होंगे, भीमराव अंबेडकर जी थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। कांग्रेस और अंबेडकर के बीच दलितों के मुद्दे पर अन्य मुद्दों पर भी अक्सर मतभेद होते थे। इसलिए कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में शामिल न होने पर भी अंबेडकर जी अवश्य शामिल होते थे और यह ब्रिटिश सरकार को ठीक भी लगता था, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहे। तो भीमराव अंबेडकर थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। नेक्स्ट, आधी ये यात्रा हम लोग तय कर चुके हैं। लाइक न किए हो तो जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अच्छा लग रहा हो तो। 11वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन
पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? कम्युनल अवार्ड के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, कि दिल्ली दंगों के समय, कि कलकत्ता दंगों के समय? देखिए, आमरण अनशन की बात की जाएगी तो कम्युनल अवार्ड के बाद उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया गया था। क्या था ये कम्युनल अवार्ड? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसको कम्युनल अवार्ड कहा, उसकी घोषणा कर दी 16 अगस्त 32 को। और इसमें क्या क्या था सांप्रदायिक अधिनिर्णय में, यानी कम्युनल अवार्ड में? इसमें मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों व आंग्ल भारतीयों के अलावा दलितों को भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई। पहले मुसलमानों और अन्य को थी, अब दलितों को भी कर दी गई। इसी का उन्होंने विरोध किया। विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ प्रारंभ कर दिया। ये 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में थे, वहीं से प्रारंभ कर दिया था। 24 सितंबर को पूना पैक्ट इसी के बाद होता है, अंबेडकर और गांधी के बीच में, गांधी के अनुयायियों के बीच और अंबेडकर के बीच होता है। 26 सितंबर को अनशन तोड़ दिया गया। ये तब हुआ जबकि जो पूना पैक्ट है उसको स्वीकृति मिल गई ब्रिटिश सरकार की। तो इस तरह से ये घटनाएं घटी थी। इनको एक सीक्वेंस में याद रखेंगे तो इतिहास पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट 12वां है, पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था? हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना, द्वैध शासन एंड डायरकी पर पुनर्विचार करना। आप समझ रहे होंगे पूना पैक्ट क्यों हुआ था, अभी चर्चा हुई दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के इश्यू पर। तो संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाया जाए 2 शर्तों के साथ, ये निश्चित किया गया। 2 शर्त क्या थी? कम्युनल अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, पूना पैक्ट में 148 की गई, पहली शर्त। यानी जो सुरक्षित सीटें थीं 148 कर दी गई 71 से बढ़ा के दलितों के लिए। दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल में 18% आरक्षण दे दिया गया। ये 2 शर्तें, इन शर्तों पर ही पूना पैक्ट आगे बढ़ा। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को जो हुआ था, गांधी और उनके अनुयायी और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत आता है और इसमें गलती लोग करते हैं। गांधी और अंबेडकर ने साइन इसमें नहीं किया था, स्वयं गांधी जी ने साइन नहीं किया था। इसमें प्रश्न आता है किसने किया, तो अंबेडकर और गांधी लोग मार देते हैं। अंबेडकर और गांधी के बीच समझौता हुआ था, लेकिन इस पर हस्ताक्षर अंबेडकर और गांधी के अनुयायी यानी गांधी के समर्थकों ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था? देखिए कथन और आ गया। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। किसने कहा था? आप समझ गए होंगे। ये कौन कह सकता है? मोहम्मद अली जिन्ना, वीडी सावरकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अक्सर उनके बीच ये बातें होती थी क्योंकि वैचारिक मतभेद थे। BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने बात कही थी। दलितों के विषय में अम्बेडकर और गांधी के मतभेद रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में मुंबई में वार्ता के दौरान अम्बेडकर ने यह वक्तव्य दिया था 14 अगस्त 1931 को। नेक्स्ट, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, घनश्याम दास बिड़ला। देखिए, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी, महात्मा गांधी ने, लेकिन अध्यक्ष नहीं थे। याद रखिएगा, घनश्याम दास बिड़ला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्थापना पूछेंगे तो महात्मा गांधी आएगा, लेकिन जब अध्यक्ष पूछेंगे तो घनश्याम दास बिड़ला सही उत्तर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी की रुचि आंदोलनों की बजाय हरिजनोत्थान में अधिक हो गई, यानी हरिजन के उत्थान में अधिक हो गई थी, दलितों के उत्थान में। छुआछूत मिटाने हेतु गांधी जी ने कौन सी संस्था स्थापित की? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग स्थापित की 1932 में। ये पूना पैक्ट के बाद ही सब चीज़ें हो रही हैं। इसका नाम बदलकर बाद में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ या हरिजन सेवक संघ केवल कहा जाता है, और ये 1934 में नाम बदला गया था। तो पहले इसका नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग और बाद में हरिजन सेवक संघ। लेकिन हरिजन सेवक संघ का
जब पूछा गया स्थापना कब हुई तो ये संस्था तो वही है, तो स्थापना 1932 ही कही जाएगी। जीडी बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी ने एक हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना गांधी जी ने की, लेकिन अध्यक्ष जीडी बिरला थे और हरिजन नामक एक पत्र गांधी जी ने स्वयं निकाला था। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग के संस्थापक कौन थे? देखिए कितनी लीग बनी, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जगजीवन राम। ऑल इंडिया, याद रखिएगा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग है, इसी से मिलती जुलती और भी लीग आती हैं। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की बात करेंगे तो जगजीवन राम सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, बाबू जगजीवन राम ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की बात की थी। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन जुड़ जाता है, जिसके अध्यक्ष होंगे MC राजा, 1926 में स्थापित हुई। ऑल इंडिया, एक और देखिए, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के बात की जाएगी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन तो BR अम्बेडकर 1942 में इन्होंने स्थापित की थी। तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 16वां है प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? एक और पार्टी आ गई, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव, गणेश शंकर विद्यार्थी। देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका कांग्रेस समाजवादी पार्टी भी लिखा रह सकता है। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात आएगी तो वही है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और इसको किसने स्थापित किया था? आचार्य नरेंद्र देव ने, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना की और संस्थापकों में 2 लोग थे, एक आचार्य नरेंद्र देव जो कि इसके अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण जो कि संयोजक और महासचिव थे। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण संयोजक और महासचिव थे। प्रश्न आता है, स्थापना इसकी पटना में 1934 में हुई थी और प्रथम बैठक भी उसी दिन हुई थी। दरअसल कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और उसी अधिवेशन के दौरान, कांग्रेस अधिवेशन से जैसे लोग वहाँ से मुक्त हुए, तैसे ही इन्होंने नई पार्टी ये जो बनाई, इसी की का भी बैठक इन्होंने कर लिया। अन्य सदस्य थे इसके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता और बहुत सारे अन्य लोग। उद्देश्य क्या था? समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना और युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी में जाने से रोकना। देखिए समाजवादी समाज की स्थापना ये कर रहे हैं, इसका मतलब मत समझिए कि कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, नहीं, उनका अलग विचार था, इनका अलग था। कम्युनिस्ट पार्टी में जाने से रोकने का विचार इनका था युवा वर्ग को। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरल प्रश्न है, बता देंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर लोहिया के और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर इन्होंने जनता को संगठित किया था, जबकि उस समय सारे महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता सब जेल में बंद थे। संपूर्ण क्रांति का इन्होंने आह्वान किया था गांधी मैदान पटना से 5 जून 1974 को, और यह इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आह्वान था। सम्मान इनको मिला किसका? भारत रत्न का मरणोपरांत 1999 में। जयप्रकाश दिवस मनाया गया था अप्रैल 1946 में, JP की रिहाई के, यानी जयप्रकाश की रिहाई के लिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी इनका जुड़ाव था, जयप्रकाश नारायण का। तो ये इतने जो पॉइंट्स हैं इनको बहुत ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार जरूर पढ़ लीजिए और बार बार वीडियोज़ देख के इनको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। 18वां प्रश्न है, 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस ने कहाँ सरकार नहीं बनाई? मद्रास में सरकार बनी थी, बिहार में बनी थी, उड़ीसा में भी बनी थी, बंगाल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर D। बंगाल में सरकार इनकी नहीं बन पाई थी। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव हुआ। कांग्रेस द्वारा अन्य दलों का 5 राज्यों में पूर्ण सफाया कर दिया गया, यानी अन्य दल साफ हो गए, केवल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला 5 राज्यों में। बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, इसमें पूर्ण बहुमत की सरकार 5 राज्यों में बनी और सारे दल साफ हो गए। बम्बई
में भी मिलीजुली सरकार बना ली है। कुल 6 प्रांतों में इनकी सरकार बन गई। मुंबई में भी पूर्ण बहुमत सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही। बाद में पश्चिमोत्तर और असम में भी इनकी मिलीजुली सरकारें बन गई थी। लोगों कई दलों से मेल करके सरकार बना लिए। बंगाल, पंजाब और सिंध, इनमें गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। बंगाल में, पंजाब में और सिंध में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। प्रश्न नंबर 19 है, 1937 में गठित कांग्रेस सरकारें कितने माह तक चलीं? पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई थी। कितने माह तक चली? 28 माह, 29 माह, 30 माह, 31 माह। देखिए, जो 1937 में सरकार बनी वो केवल 28 माह तक चली थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। तो सरकार गठन हुआ जुलाई 1937 में और सभी सरकारों ने त्यागपत्र दिया 22 अक्टूबर 1939 में। त्यागपत्र क्यों दिया? भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था। ब्रिटेन ने भारतीयों से बात नहीं की, नेताओं से भी बात नहीं की और शामिल कर लिया, और इसके विरोध में सारी सरकारें त्यागपत्र दे दी। और जब त्यागपत्र दे दी तो आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग, ठीक हो 36 का आंकड़ा था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस थे। तो जो त्यागपत्र की खुशी में मोहम्मद अली जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस यानी डे ऑफ डेलिवरेंस के रूप में मनाए जाने का आह्वान किया। इतने खुश हो गए कि सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। तो ये घटनाएं थी। 20वां और अंतिम प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने? किस अधिवेशन में? लाहौर में, हरिपुरा में, त्रिपुरी में या मद्रास में? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, त्रिपुरी में। याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। हरिपुरा में भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष थे। हरिपुरा में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष थे। लेकिन और त्रिपुरी में भी कौन हुए? सुभाष चंद्र बोस ही हुए। लेकिन त्रिपुरी में पट्टाभी सीतारमैया, जो कि कौन थे? महात्मा गांधी से के बहुत खास थे, उनको हराकर जो है उन्होंने एस.सी. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरी में उनको हराकर अध्यक्ष बने थे। तो त्रिपुरी, इसको त्रिपुरी संकट भी इसीलिए कहा जाता है, त्रिपुरी में यह संकट पैदा हो गया था। हरिपुरा जो है गुजरात में है, 1938 में हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया, वो भी क्या? निर्विरोध चुन लिया गया था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ठीक अगले साल होता है। इसमें गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर बोस दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। कार्यकारिणी गठन पर गांधी जी से मतभेद हुआ। बोस चाहते थे कि संघर्ष का नेतृत्व गांधी जी करें, यानी नेता गांधी जी रहें, लेकिन कार्यकारिणी में नए वामपंथी लोग आए और वही रणनीति तय करें, यानी वो वामपंथ की ओर झुकाव था एस.सी. बोस का। लेकिन नेता वो गांधी जी को मानते थे, बहुत सम्मान करते थे, और उन्होंने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता। याद रखिएगा, अभी प्रश्न आता है। तो लेकिन जब उन्होंने कहा कि वामपंथी यानी नए लोग इसमें आएंगे कार्यकारिणी में, तो गांधी जी ने इसको मानने से इनकार कर दिया। और जब गांधी जी नहीं माने तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि मैं केवल अध्यक्ष रह के क्या करूंगा, जब हमारी कार्यकारिणी ही रहेगी, हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो बोस ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष हुए। याद रखिए, प्रश्न कई बार आया है कि बोस के बाद कौन अध्यक्ष बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। तो मित्रों, आप देख लीजिए, ये था 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, और ये थी पूरी वीडियो। अब आप तय कर लें कि ये किस स्तर की वीडियो है। इन जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आपके इस परीक्षा में, पुलिस की परीक्षा में आने की कितनी संभावना हो सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से, एक बार नहीं समझ में आए, याद रहो तो 2 बार 3 बार वीडियोज़ को देखें। समाधान द सॉल्यूशन को यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो तो बिल्कुल समाधान द सॉल्यूशन लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने विजय यात्रा की ओर लगातार बढ़ते रहें। कॉन्फिडेंस निश्चित बनाए रखें, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखेंगे, निश्चित है सफलता मिलेगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने ऊपर पूरा भरोसा लगातार बनाए रखेंगे। देर हो सकती है, कभी कभी बहुत देर हो जाती है, तो बिल्कुल अपने ऊपर और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, सफलता निश्चित मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम।